नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह राठौड़ और आप प्लिंथ सिविल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हो। मेरे पीछे आपको विजुअल्स दिख रहे होंगे। ये विजुअल्स दिख रहा होगा। ये बहुत सारे विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आज अपन इस क्लास में ये सब चीज जानेंगे कि ईरान में प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, यूएसए क्यों इंटरफेयर कर रहा है, भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, वो सब चीजें तो मैं आपको बताना चाहूंगा। शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बताऊं आपको कि डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं सोशल ट्रूथ के माध्यम से और कहा है वहां के देश के लोगों को कि कीप प्रोटेस्टिंग, कि आप प्रोटेस्ट करते रहो, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें। उसके अलावा एक और इन्होंने ट्वीट किया है, वो अब एक बार इसकी भूमिका बनाते हैं अपन कि इफेक्टिव इमीडिएटली, अभी से एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल पे अ टैरिफ ऑफ 25% ऑन एनी एंड ऑल बिजनेस बीइंग डन विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो भी ईरान के साथ में अपना व्यापार कर रहा है, इसका ऑयल लेने की कोशिश कर रहा है, उन सब पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूएसए 25% टैरिफ लगाएगा। ये सारी चीजें क्यों हो रही है, यूएसए इंटरफेयर क्यों करना चाहता है और ये टैरिफ की बात क्यों कर रहा है, वो सब चीजें अपन आज इस क्लास में जानेंगे, इस सेशन में जानेंगे। आइए, सबसे पहले अपन ईरान प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यह है ईरान का मैप। और जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है वो तेहरान, जो इसकी राजधानी है, वहां से शुरू हुआ है। ये आप ईरान का मैप देख सकते हो। तो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 28 दिसंबर 2025 को। अब से लगभग 2-3 हफ्ते हो गए हैं। और प्रोटेस्ट क्यों हुआ था कि वहां पे जो महंगाई दर, उसके 3-4 रीजन है, वो सब मैं आपको बताना चाहूंगा। कि वहां की महंगाई दर है वो 50% से ऊपर चली गई है, 52% चली गई है। उसकी जो फूड इन्फ्लेशन है, वो वहां पे लगभग 70% के आसपास चला गया है दोस्तों, 70%। और इसके चलते वहां पे मास लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसकी दूसरी वजह है वहां का जो सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान है, सीबीआई जिसको कहते हैं, उसने वहां के व्यापारियों को आयात के लिए दिया जाने वाला जो सस्ता डॉलर है उसको देना उन्होंने बंद कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट क्रैक डाउन हो गया, क्रैश हो गया। तीसरी वजह यह है कि 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसकी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उस रिवॉल्यूशन में शाह मोहम्मद जो पहलवी थे, उनको सत्ता से बर्खास्त कर दिया गया था, वो निर्वासित हो गए थे। उनके बेटे मोहम्मद जो पहलवी हैं, शाह पहलवी हैं, वो यूएसए में निर्वासित है। और एक धड़ा उनका लगातार कह रहा है कि वहां पे जो सोशल रिफॉर्म्स, वो कहते हैं सोशल, लोगों पे दबाव दिया जाता है, महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए किया जाता है, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और इस चीज के लिए उदारीकरण के तहत वो चाहते हैं हम भी कैपिटलिज्म लाएं, यहाँ पे हम सारी जितने भी सोशल टेबूज होते हैं वो सबको हटाएं और एक वेस्टर्न कंट्री की तरह यहाँ पे इस कंट्री को बनाएं। इसलिए वो लगातार ट्वीट्स करते जा रहे हैं, ये एक कारण है। और इसके अलावा जो सोशल कारण, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 2022 में वहां की एक महिला थी, महिसा अमीनी जिनको कहते हैं, जिन्ना अमीनी भी उनका नाम है, उनको हिजाब अच्छे से नहीं पहनने के लिए, ठीक ढंग से नहीं पहनने के लिए वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी, जिससे उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा मास लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ था। ये सारी चीजें एक जगह होकर अभी बड़े लेवल पर कंडक्ट होके एक मास प्रोटेस्ट बन गया है दोस्तों। इसको बुरी तरीके से दबाया जा रहा है और इस दबाने के तहत वहां पे कई रिपोर्ट्स कह रही हैं 2000, कई रिपोर्ट्स कह रही हैं 3500 व्यक्तियों, वहां के लोगों, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और हर तरह के लोगों को
डायरेक्ट शूट के आदेश दे दिए गए हैं वहां से और मार दिए गए हैं दोस्तों। हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो चलिए बताते हैं। 28 दिसंबर 2025 को वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ। मेनली प्रोटेस्ट शुरू हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण, जो कि जो सेंट्रल मार्केट है वो भी राजधानी ईरान की तेहरान का, जहां पे ग्रैंड मार्केट वहां का है, वहां से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। आप विजुअल्स देख रहे हो, ये वहां के विजुअल्स हैं। यहां पे वहां के जो शासक है उनकी फोटो जलाई जा रही है। ये आप देख सकते हो क्या विजुअल्स रहे हैं, बहुत भयानक विजुअल्स आ रहे हैं। ये एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, हालांकि ये कनाडा की है, लेकिन इन्होंने कहा मैं ईरान में रही थी लगभग 11-12 साल, और मेरे जो परिवार वाले हैं वो भी वहां पे रहते हैं, इसलिए मैं मेरी जो भावनाएं हैं वो प्रकट कर रही हूं। ये भी कनाडा से ली गई फोटो है। मोर देन 2000 प्रोटेस्टर्स को मार दिया गया है। मोर देन 2000, और कई रिपोर्ट्स कह रही है 3500 अभी तक डेथ पेनल्टीज दी जा चुकी है, डायरेक्ट शूट के आदेश। या आप वहां के एक हॉस्पिटल का नजारा देख सकते हो, वहां पे किस तरह से वहां पे वहां की जो डेथ्स हो रखी है उनको कवर कर रखा है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बची है उनको सही ढंग से ट्रीट करने के लिए। रीजंस मैंने बताया आपको। इन्फ्लेशन वहां पे नॉर्मल इन्फ्लेशन है जो लगभग 52% क्रॉस कर चुकी है, और जो फूड इन्फ्लेशन वहां पे 70% क्रॉस कर चुकी है दोस्तों। फूड इन्फ्लेशन में वहां पे आटा खरीदना, चिकन खरीदना, फिश खरीदना और डेयरी प्रोडक्ट खरीदना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। एक मैंने बताया सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान ने जो आयातक हैं उनको लोन देना बंद कर दिया है, आयातकों को लोन देना बंद कर दिया है, और जिसके तहत उनको बाहर से फूड या फिर जो भी वो इंडस्ट्री जिन उनकी है उससे रिलेटेड कोई भी गुड्स वो खरीद नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो डॉलर है उसके मुकाबले वहां की करेंसी है रियाल दोस्तों। डॉलर के मुकाबले उनकी जो करेंसी है रियाल वो इतनी हद तक नीचे जा चुकी है कि आपको मैं एक अंदाजा बताऊं कि एक यूएसडी 14.5 लाख, एक यूएसडी 14.5 लाख रियाल के बराबर हो गया। ये हाईएस्ट पीक गया था, और वर्तमान में आपको मैं बताऊं अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम पर 10,72,000 रियाल के बराबर हो रखा है दोस्तों, एक यूएसडी। ये भी एक बड़ा क्राइसिस है। ईरान ने प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए देरी कर दी थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक तरीका अपनाया, एक फंडा अपनाया कि वो जितने भी गरीब लोग हैं जो अपने डेली गुड्स नहीं खरीद पाते उनके लिए उन्होंने एक रियायत दी कि आपको मंथली $7 दिए जाएंगे। लेकिन इस $7 का वहां के लोग करते क्या? ये मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि ईरान में 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद में जो ये सत्ता आई उसके दौर में इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई, वहां से शुरू होके आज 2026 के शुरुआत में इन्फ्लेशन हर साल 20 से 25% से ऊपर ही रही, और पिछले 5-6 सालों से तो इन्फ्लेशन 40% प्लस जा रखी है, और अभी तो पीक आ गया था 70% फूड में। ये सारी चीजें, इसलिए उन्होंने इस जो जुमला था उनका या फिर रेवड़ी थी उसको उन्होंने नकार दिया और अपना प्रोटेस्ट जारी रखा। ये मैंने बताया आपको। ये तीसरा रीजन मैंने बताया आपको, रजा पहलवी जो हैं वो लगातार
अमेरिका में बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हैं, उदारवादी सरकार लाने के लिए कह रहे हैं। वो रेजा पहलवी हैं, ये एग्जाइल्ड क्राउन, ये जो है प्रिंस एज वर्ल्ड टू हेल्प प्रोटेस्टर्स ईरान गवर्नमेंट की उनको टॉपल कर दे और मैं वहां पे आके काबिज हो जाऊं। ये मैंने आपको बताया इनके बारे में। वहां पे पूरी तरीके से इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया है, पूरी तरीके से इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया है। इसलिए वहां के जो कुछ भी थोड़े बहुत विजुअल्स आ रहे हैं वो एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के माध्यम से अवैध तरीके से आपके सामने लाए जा रहे हैं। अब यह है कि ये सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके पीछे के भी कुछ कारण रहे होंगे, क्योंकि एक नॉवेलिस्ट हुए हैं अमेरिका के जिनका नाम है अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे उन्होंने अपनी एक बुक में एक बार एक चीज कही थी कि कोई आदमी बैंकक्रप्ट होने का क्या प्रोसेस होता है। तो उन्होंने उसमें लिखता है कि बैंकक्रप्ट होता है तो उससे पहले दो चीजें होती है। पहला यह होता है कि वो ग्रेजुअली होता है, मतलब धीरे धीरे होता है। उसके बाद में अचानक होता है, उसके बाद में अचानक होता है। तो मैं ईरान के संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले आपको मैं पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊंगा कि किस तरह से ईरान में क्या हुआ और किस वजह से आज ये स्थिति आके ईरान इस मोड़ पे खड़ा है कि वहां पे सत्ता का पलटना भी हो सकता है। दोस्तों ये आगे बताता हूं आपको इसकी क्रोनोलॉजी। 1953 में जब वहां पे एक इलेक्टेड पीएम आए थे जिनका नाम था, आप देख रहे हो, मोहम्मद मोसादेक। मोहम्मद मोसादेक उन्होंने क्या आते ही अपने तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्यों कर दिया कि इसके पीछे बहुत सालों से वहां पे ब्रिटेन की जो कंपनी है वो वहां पे ऑयल को निकाल रही थी और उस ऑयल का लगभग 80% जो भाग है वो ब्रिटेन की झोली में जा रहा था और मात्र 20% जहां का ऑयल है उनको प्राप्त हो रहा था। दोस्तों वहां पे लोगों में आवाम, उसकी वहां की आवाम में क्या था, बहुत रोष था। इसलिए उन्होंने पहली बार एक इलेक्टेड पीएम चुना, मोहम्मद मोसादेक, जो कि पैसे से डॉक्टर थे। उन्होंने वहां पे आते ही तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसके कारण ब्रिटेन की कंपनियों को वहां से बाहर जाना पड़ा। ब्रिटेन ने अमेरिका की मदद ली, अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 जो वहां के जो उनके एजेंट थे, उन्होंने वहां पे सत्ता पलटने की कोशिश की, सारे पैंतरे अपनाए, वहां के शाह से मुलाकात की, शाह को भी सारे पैंतरे बताए और सत्ता पलट दी गई। मोहम्मद मोसादेक को जेल में डाल दिया गया। पहले कहा गया कि उनको डेथ पेनल्टी दी जाएगी, लेकिन शाह ने खुद बीच में इंटरफेयर करके उनको 3 साल की सजा दी गई और कुछ सालों बाद में वो देहावसान उनका हो गया। इस तरह से 1953 में मोहम्मद मोसादेक की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको हटा दिया गया, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन एजेक्स। ऑपरेशन एजेक्स नाम दिया गया USA के द्वारा और ऑपरेशन बूट नाम दिया गया ब्रिटेन के द्वारा। दोस्तों ये 1953 की बात है। उसके बाद में शाह सत्ता में आ गए, मोहम्मद रेजा बेग वहां पे हट गए और ये मोहम्मद मोसादेक थे। उसके बाद में शाह की सत्ता आ गई। उसके बाद में क्या हुआ, फरवरी 1979 में एक बार फिर सत्ता का पलटवार होता है, मास लेवल पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है और शाह को सत्ता से हटाकर रूहुल्लाह खमेनी वहां के सत्ता में एक बड़े लीडर बन के उभरते और वहां की सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। उसके आगे नवंबर 1979 में अमेरिकी एम्बेसी वहां पे थी, उसके 444 लोगों को एक स्टूडेंट यूनियन के द्वारा ईरान में कैप्चर कर लिया जाता है। 52
लोगों को 52 लोगों को कैप्चर कर लिया जाता है, 52 लोगों को कैप्चर कर लिया जाता है और 444 दिन तक उनको बंधक बनाए रखा जाता है, जिससे अमेरिका की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे ईरान में प्रोटेस्ट हुए, इस टाइम पे कैसे इकोनॉमिक उनमें क्राइसिस आया, उसका ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या कारण रहा, जो कि अचानक ये बनकर उभर के आया। जो उन्होंने अर्नेस्ट हेमिंगवे ने जो अपना एक कोटेशन दिया था, उसके तहत ये किस तरह से ग्रेजुअली होके आ रहा है और किस तरह से अचानक ये मास लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसके कारण सत्ता भी हो सकता है चली जाए। तो 1979 में 52 अमेरिकन को 444 दिन तक वहां के स्टूडेंट यूनियन के द्वारा कैप्चर करके रखा गया। और आप सभी को पता है 1980 से लेके 88 तक ईरान और इराक के बीच में एक बड़ा वार होता है। उसमें जो सद्दाम हुसैन है इराक के, दुनिया को पता है कि उस टाइम पर अमेरिका के द्वारा इनको एजेंट्स के थ्रू मदद दी गई। इसमें इनकी इकोनॉमिक स्थिति और ज्यादा डाउन हो जाती है। और आगे क्या होता है इसके बाद में, ये आपको मैंने बताया। अभी जो है 1988 में वॉर खत्म होता है। 1989 में जो अभी वहां के रूलर एक तरह से जिनको कहा जा सकता है, वो अली खमनेई है, वो वहां पे काबिज है दोस्तों। 1990 में रेस्ट्रिक्शन लगाता है यूएसए। रेस्ट्रिक्शन में यह लगाता है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर पावर बनने के लिए अपने वहां पे ऑपरेशंस कर रहा है, आतंकवाद को पनाह दे रहा है, इसलिए वो इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। किस चीज पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है? वो व्यापार पर। और इस तरह से उनकी स्थिति एक बार और डाउन हो जाती है। एक्सिस ऑफ एविल नाम से अमेरिका ने 2002 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश वहां के उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक एक्सिस ऑफ एविल नाम से कुछ कंट्रीज को बोला था कि ये कुछ कंट्री है वो आतंकवाद को पनाह दे रही है, न्यूक्लियर वॉर करने के लिए कुछ ऐसे संसाधन विकसित कर रही है। उसमें ईरान का नाम भी आता है, जिसके तहत उन पे और सैंक्शन लगा दिए जाते हैं, जिससे इनकी स्थिति एक बार और डाउन हो जाती है। 2015 में जेसीपीओए, जो कि न्यूक्लियर डील, एक इनके बीच में एक समझौता होता है, जहां जिस टाइम पे बराक ओबामा वहां के प्रेसिडेंट होते हैं, ईरान के साथ में समझौता होता है कि आप न्यूक्लियर जो आप संसाधन विकसित कर रहे हो उसको रोक दीजिए, आपके ऊपर लगाए गए जितने भी सैंक्शंस है वो हटा देंगे, आपका व्यापार सुलभ हो जाएगा। उस टाइम पे 2015 में जेसीपीओए प्लान ऑफ एक्शन किया जाता है और उस टाइम पर उनको सैंक्शन ऑफ रिलीफ दी जाती है। लेकिन 2018 में ट्रंप की वापसी होती है और ट्रंप आते ही सिंगल साइडेड जेसीपीओए से हट जाते हैं, सिंगल साइड जेसीपीओए से हट जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, 2020 की घटना बताता हूं मैं आपको। अपन 1953 से लेके 2020 तक आ गए हैं। 2020 में ईरान के मिलिट्री कमांडर, जिनको कहते हैं वहां की सत्ता के सेकंड सबसे पावरफुल व्यक्ति, जो सुलेमानी थे, उनका 3 जनवरी 2020 को ड्रोन अटैक के माध्यम से अमेरिका द्वारा असैसिनेशन कर दिया जाता है। यह है वो सुलेमानी, इराक में अपने वहां के पीएम से मिलने जा रहे थे, ड्रोन अटैक किया जाता है दोस्तों और उनकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से ईरान एक बार और अमेरिका से दो हाथ कर बैठता है। और इसके बाद में ये एक बार मैंने सुलेमानी के लिए आपको एक लेके आया हूं कि सुलेमानी वाज कमांडर ऑफ द कुद्स फोर्स, वन ऑफ 5 ब्रांचेज ऑफ ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC जिसको कहते हैं। और IRGC ही इस टाइम पे वहां के प्रोटेस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से कुचल रही है, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की हत्या की जा चुकी है, कत्लेआम मचाया जा चुका है दोस्तों। यही वो IRGC है, which is designated as a terrorist organization by both the United States and European Parliament। ये जो IRGC है, जिसका ये एक कमांडर था, उसको यूनाइटेड स्टेट के द्वारा और उसके द्वारा, किसके द्वारा, यूरोपियन पार्लियामेंट, दोनों के द्वारा क्या किया गया है, एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। और इसीलिए
उनका ड्रोन अटैक के माध्यम से अमेरिका असैसिनेशन करवा देती है। सुलेमानी वाज कंसिडर्ड द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन ईरान, जैसे मैंने आपको पहले कहा, सब ऑर्डिनेट टू सुप्रीम लीडर अली खमनई। अली खमनई के बाद में सेकंड पावरफुल इंसान वहां का माना जाता था, उसकी हत्या करवा दी जाती है। इसके बाद में एक बड़ी घटना घटित होती है जिसका एक विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर और ईरान में बहुत बड़ा एक मास प्रोटेस्ट होता है, और वो घटना होती है पुलिस के द्वारा हिजाब नहीं पहनने पर वहां की एक महिला, जिनका नाम आप देख रहे हो महिसा अमीनी, उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनको पुलिस स्टेशन में ही यातनाएं दी जाती है, और उन यातनाओं के कारण उनकी डेथ हो जाती है दोस्तों। इसके लिए मास लेवल पर प्रोटेस्ट किया जाता है। ये ग्रेजुअली सारी चीजें हो रही है। उसके बाद में ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद में आता है साल 2025, जिसमें एक बार वापस इजराइल और ईरान के बीच में वॉर हो रहा होता है, और इसी वॉर के दौरान अमेरिका द्वारा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर B-2 बॉम्बर के द्वारा हमला किया जाता है और वहां की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया जाता है। वो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी 22 जून 2025 को, जिसमें एक था फर्दो, एक नतांज और एक इस्फान। ये 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया जाता है और उनको बर्बाद करने की कोशिश की जाती है दोस्तों। इसके बाद में क्या होता है, ये मैंने आपको कहा कि उसके बाद में अक्टूबर 2025 में ईरान के द्वारा भी JCPOA से निकलने का फरमान जारी कर दिया जाता है। ईरान ऑफिशियली अनाउंस द टर्मिनेशन ऑफ द एग्रीमेंट आफ्टर 10 years JCPOA। ये मैंने आपको बताया, ईरान इजराइल वॉर, 12 day war जिसको कहते हैं। अब ईरान क्या करता है, इजराइल को निशाना बनाने के लिए, ये आप देख पा रहे हो, हमास को एक बड़े लेवल पर हथियार प्रोवाइड करवाता है, हिजबुल्ला लेबनान बेस्ड, उसको एक बड़े लेवल पर हथियार उपलब्ध करवाता है, संसाधन उपलब्ध करवाता है, जिससे कि वो ईरान के ऊपर हमला कर सके। इसको प्रॉक्सी मिलिट्रीज के नाम से जानता है। ये खुद की मिलिट्री नहीं है, लेकिन दूसरी एक संगठन के द्वारा किसी देश पर ये वॉर करवाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमास हो गया, जिसमें हिजबुल्ला हो गया और यमन बेस्ड हुतीज हो गए। इनको ये हथियार उपलब्ध करवा देते हैं, इनको पैसा उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कि ये अपने जो दुश्मन देश है उनको ऊपर अटैक करवा सके। इसलिए इन तीनों को वो फंड करता है दोस्तों। ये सारी चीजें मैंने आपको ग्रेजुअली बताई कि किस तरह से एक बड़े लेवल पर ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं। मैंने आपको तात्कालिक कारण सभी बताए, जिसमें इन्फ्लेशन है, जिसमें वहां की बैंक के द्वारा आयातकों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, और वहां पे जो रेजा पहलवी है, जो यहाँ के निर्वासित जो पहले शाह मोहम्मद पहलवी थे, उनके बेटे हैं, उनके द्वारा एक बड़े लेवल पर बात फैलाई जा रही है कि हमें वहां पे उदारीकरण लाना चाहिए, कैपिटलिज्म लाना चाहिए और पश्चिम देशों से व्यापार करना चाहिए, जिससे क्या होगा, वहां पे सोशल टेबूज हटेंगे और स्टेबलाइजेशन आएगा, और क्या होगा, वहां की जनता खुश होगी। इसलिए वो सारी चीजें कर रहे हैं, वो सत्ता में आना चाहते हैं। अब क्योंकि अपन राजस्थान के बारे में अपन बात करें तो वहां पे RAS इंटरव्यूज चल रहे हैं, UPSC के तहत भी ये इंटरव्यूज में काम आ सकता है। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, RAS में IR के टॉपिक्स हैं, या फिर UPSC में हैं, या फिर अदर स्टेट PCS में, जहां पे भी काम आ सकता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि भारत के संदर्भ में इसके क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, वो सारी चीजें अपन समझें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो USA ने एक धमकी दी है कि जो भी व्यक्ति ईरान के साथ में व्यापार करेगा उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। तो इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इंडिया पर, क्योंकि भारत भी बायलैटरल इसके वो रिलेशंस हैं,
लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के जो रिलेशंस आज से 7-8 साल पहले थे, क्योंकि भारत मेनली बाहर से क्या करता है, 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, और इस ऑयल इंपोर्ट का 7-8 साल पहले जरूर 2019-20 के आसपास लगभग $17 बिलियन का व्यापार करता था। लगभग अपनी खुद की जितनी भी इंपोर्ट करता है उसका 9% 2017-18-19 के आसपास इंपोर्ट करता था, वो जाके 2024-25 में मात्र 0.04% रह गया दोस्तों। और इसका मीन्स ये हुआ कि भारत पर इस व्यापार का जो अमेरिका ने एक सैंक्शन लगाया है, टैरिफ की घोषणा की है, उसका इंडिया पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, इसलिए इसका कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि इंडिया कहां पे मात खा सकता है, कहां पे उसको हानि हो सकती है। तो इंडिया को हानि हो सकती है दोस्तों, इंडिया को हानि हो सकती है क्योंकि मिडिल ईस्ट में इंडिया से लगभग 90 लाख लोग निवास करते हैं। 90 लाख लोगों को सुरक्षा भारत के लिए प्रमुखता वहां पे बन जाती है, और यदि वहां पे वॉर छिड़ता है, यदि वहां पे वॉर छिड़ता है तो इंडिया के 90 लाख जो लोग हैं उनको लाना पहली प्राथमिकता है, इसलिए यह एक बड़ा लॉस की ओर जा रहा है। तीसरा कारण उसका यह हो सकता है कि एक वहां पे जल डमरू मध्य या फिर स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास से गुजरता है, जिसको मैं अभी मैप में स्थिति बताऊंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इससे दुनिया के लगभग 1/5% तेल का आयात निर्यात होता है दोस्तों। लगभग 20% अपन मान के चल सकते हैं। यदि ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है तो तेल की वैश्विक कीमतों में चढ़ाव आ सकता है दोस्तों। और यदि ये ऊपर जाता है तो क्योंकि इंडिया अपने ऑयल जरूरतों का, तेल की जरूरतों का लगभग 80% आयात करता है, इसलिए भारत पर इसका एक गहरा इफेक्ट पड़ सकता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में मैंने आपको बताया। इससे पहले मैंने आपको यह बताया कि 2009 तक 9% अप्रोक्स व्यापार करता था, और 2025 में वो मात्र घटकर 0.04% रह गया है। ये मैंने आपको बताया कि अप्रोक्स 90 लाख जो पीपल हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर रहते हैं, और इनकी सिक्योरिटी प्रमुखता बन जाती है, उनको लाना एक बड़ा एक कार्य है सर। एक और 3 चीजें। चौथा, क्योंकि इंडिया के अमेरिका के साथ में अच्छे व्यापार है, लगभग 40-42 बिलियन डॉलर का व्यापार में इंडिया सरप्लस है, और चूंकि रसिया इंडिया के लिए एक पुराने समय से दोस्त रहा है, उनके साथ में उसके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। इंडिया के जो भी मजबूत S-400 जैसे हथियार है वो रसिया इंडिया को देता है, प्रदान करता है। इसलिए एक चीज ये हो जाती है कि भारत को इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए गहरी मशक्कत करनी पड़ सकती है। और इसका कारण क्या है कि अमेरिका विरोधी है ईरान का, और जो रसिया है वो एक बड़ा सहयोगी है, चाइना बड़ा सहयोगी है। रसिया यूक्रेन में जब वॉर भी हो रहा था तब ईरान के द्वारा रसिया को बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रोन्स की सप्लाई की गई थी। और यदि यहां पे वॉर होता है, यदि यहां पे वॉर होता है दोस्तों, तो रसिया के द्वारा भी ईरान को सहायता दी जाएगी, और हो सकता है एक कारण यह भी हो कि अभी तक अमेरिका ने वहां पे अटैक नहीं किया है। ये सारी चीजें इंडिया पर इंपैक्ट्स। अब इंडिया की रिलेशंस क्या रहे वो मैं बताता हूं आपको। तो 1951 में मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया की रिलेशंस क्या है ईरान के साथ में। 1951 में इंडिया ने ईरान के साथ में मैत्री संधि की थी, जहां पे इंडिया के मंत्री थे अली जहीर, उन्होंने उस जो तेहरान में उस पे साइन किए थे। उससे पहले इंडिया के जो संबंध रहे हैं वो प्राचीन काल से, पुराने समय से पर्शियन जो लोग हैं उनके साथ में व्यापार भी रहे हैं। उसके अलावा 1951 में आजादी के बाद में तेहरान के अंदर
इंडिया के मंत्री और वहां के मंत्री के बीच में टाई अप हुआ था, जिसमें मैत्री संधि हुई थी दोस्तों। इसके अलावा इसके अलावा 1950, इसके अलावा 2001 में तेहरान घोषणा होती है। 2001 में तेहरान घोषणा, तेहरान डिक्लेरेशन में क्या होता है कि इंडिया से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वो एक डिक्लेरेशन करते हैं जिसके तहत आतंकवाद को पनाह देने वाले, या फिर न्यूक्लियर डील हो गई, या फिर महिलाओं की स्थिति हो गई, उसको लेकर एक डिक्लेरेशन करते हैं जिसमें दोनों आपस में सहयोग की बात करते हैं। यह 2001 की बात है। 2003 में नई दिल्ली घोषणा होती है, जिसमें रक्षा सहयोग और चाबार बंदरगाह परियोजना का रोड मैप बनाया जाता है दोस्तों। 2016 में एक बार वापस, जिसको अपन चाबार डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं, जिसको चाबार समझौता भी बोल सकते हैं, उसमें भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य एक बहुत ही अच्छा एक टाई अप होता है, एक ट्राइलेटरल जो समझौता होता है, जिसमें भारत को जो वहां का चाबार बंदरगाह है उसको सौंप दिया जाता है, और उसके कुछ फायदे होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या फायदे हो सकते हैं उसके, वो सारी चीजें। अब चाबार बंदरगाह, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चाबार बंदरगाह है दोस्तों, इसकी स्थिति है ईरान का जो पाकिस्तान से टच होता है पार्ट, और नीचे वाला जो पार्ट है उसमें आता है। मैं आपको उसमें भी दिखाऊंगा मैप के तहत भी। ये मैप है, इसमें देखिए आप, यदि आपको दिख रहा हो तो देखिए, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और ये ईरान है। तो इसमें यहां पे है सर ग्वादर पोर्ट, और यहां पे है चाबहार पोर्ट। ये जो है ये है चाबहार पोर्ट। तो इनके बीच में दूरी मात्र लगभग 210 किलोमीटर के आसपास है। जो ग्वादर पोर्ट है ये चाइना का है, जो कि पाकिस्तान ने दिया है, जहां पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, और जो चाबहार पार्ट है वो इंडिया का है। तो सबसे पहला तो यह हो सकता है, चाइना को काउंटर करने के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। दूसरा, पाकिस्तान को बाईपास करके इंडिया डायरेक्ट अफगानिस्तान, ईरान, मिडल ईस्ट और यूरोप से संपर्क कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपने क्षेत्र से गुजरने नहीं दे सकता है। तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है कि व्यापार में एक सामंजस्य बनाए रखें, सरलता हो, इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है दोस्तों। ये इसके एक बाईपास पाकिस्तान और काउंटर टू ग्वादर, जो कि चाइना विकसित कर रहा है। इसकी लोकेशन मैंने बताई आपको, सिस्तान बलोचिस्तान उसका नीचे वाला इलाका है, उसमें गल्फ ऑफ ओमान, ये जो ओमान है यहां पे गल्फ ऑफ ओमान है, यहां पे होता है दोस्तों। इसकी लोकेशन आपको सीधी सीधी यहां पे दिखाई दे रही होगी। इंपैक्ट्स ऑफ इंडिया, इंपैक्ट्स ऑन इंडिया मैंने आपको बता दिया कि तेल के देखते हुए टैरिफ वाली दिक्कत नहीं हो सकती, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा वो हो सकता है, जिसमें भारत को प्राथमिकता दिखानी होगी, और अमेरिका और रशिया जो रिलेशन है उसमें संतुलन बनाए रखना होगा। इसके बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैंने बता दिया। अब वाई यूएसए इंटरफेयरिंग, ये एक बड़ा मुद्दा आ जाता है कि यूएसए इंटरफेयर क्यों कर रहा है। यूएसए इंटरफेयर कर रहा है, उसकी कुछ वजह हैं। पहली वजह उसकी यह है कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है। तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है, तो भाई अमेरिका को इससे क्या दिक्कत हो सकती है। तो दिक्कत यह हो सकती है कि जो ईरान है वो, क्योंकि पहले से अमेरिका का एक दुश्मन है, और अमेरिका के यहां पे खूब सारे टाई अप हैं। वो सुरक्षा प्रदान करता है, वो सुरक्षा प्रदान करता है इजराइल को, वो सुरक्षा प्रदान करता है सऊदी अरबिया को,
इन सबको सुरक्षा प्रदान करता है। तो इजराइल के साथ में जिस तरह से ईरान के एक दुश्मन वाले संबंध है, तो हो सकता है ईरान उस पर अटैक कर दे। तो चूंकि उनकी सुरक्षा अमेरिका के हाथ में है, इसलिए अमेरिका कहीं ना कहीं यहां पे कमजोर होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। पहला कारण न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है, वो हो सकता है। दूसरा कारण जो है अमेरिका के संदर्भ में, ये प्रॉक्सी मिलिट्री के थ्रू इसके आसपास के जितने भी टाई कंट्रीज हैं, मित्र कंट्रीज हैं, उन पे अटैक करवाता है दोस्तों। इसलिए यूएसए चाहता है कि यहां पे एक शांत सरकार हो, एक अपनी सरकार हो, क्योंकि पूरे मिडल ईस्ट में एक ईरान ही है जो लंबे समय से अमेरिका को काउंटर करता आ रहा है दोस्तों। बाकी चाहे वहां पे इराक हो, चाहे टर्की हो, चाहे ईरान के अलावा सऊदी अरेबिया हो, सभी के सभी यूएसए के साथ में अच्छे रिलेशंस बनाए हुए हैं। खासकर 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद में, उससे पहले सभी ने हो सकता है अच्छे संबंध नहीं हो, लेकिन 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो ईरान में आया था, उसके बाद में ईरान के अलावा वहां पे कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो इसके साथ में अच्छे संबंध नहीं बनाए रखे। अमेरिका के मिलिट्री बेस है जो कि आसपास के सभी देशों में है। तीसरा कारण, अमेरिका के जो मिलिट्री बेस है वो यहां पे सभी देशों में, लेकिन ईरान में नहीं है दोस्तों। और ईरान ने धमकी दी है कि यदि अमेरिका यहां पे अटैक करने की कोशिश करता है, तो उसके द्वारा वहां की मिलिट्री जो बेस है अमेरिका के, उनको उड़ा दिया जाएगा। और अभी इजराइल और ईरान वॉर के दौरान जब अमेरिका ने भी B-2 बम्बर यहां पे बरसाए थे, तब उसने अटैक किया भी था दोस्तों। और जब उसके पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज आ जाएगी, और जब ये वहां पे न्यूक्लियर डिप्लॉय कर देगा, तब अमेरिका के लिए एक बड़ा हानि हो सकता है। इसके अलावा परमाणु खतरा मैंने आपको बताया, क्षेत्रीय सहयोग के बारे में मैंने आपको बताया, प्रॉक्सी समूह के मैंने आपको बताया। एक कारण जैसे इंडिया के लिए है, वैसे ही अमेरिका के लिए है। जैसे ये जो ऊर्जा सुरक्षा है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, उससे वैश्विक तेल आपूर्ति में विघ्न आ सकता है, और जिससे यूएसए हो या फिर यूएस के अलाइज हो या फिर ऑल वर्ल्ड हो, वहां पे तेल की कीमतों में राइज आ सकता है। तेल की कीमतें हो सकती है आसमान छू जाए। इसलिए एक कारण यह भी हो सकता है ऊर्जा सुरक्षा। एक जो कि द्विध्रुवीय संसार से एक ध्रुवीय संसार, जिस टाइम पे अमेरिका प्रभुत्व जमाए हुए है, अभी चाइना भी उसके साथ में एक काउंटर करता नजर आ रहा है। तो यदि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप कर लेता है, वो इसी तरह से उसका विरोधी यहां पे रहता है, तो हो सकता है कि वो इसके एक ध्रुवीय जो वर्ल्ड है, जिसपे अमेरिका का कब्जा अपन कह सकते हैं, उसमें कुछ खतरा डाले। और चूंकि ईरान चाइना और रशिया का ज्यादा अलाइज है, इसलिए वो चाहता है कि ईरान में एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो अमेरिका के अलाइज हो। एक खतरा परमाणु खतरा मैंने बताया। यदि ईरान यहां पे कर लेता है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेवलप कर लेता है, जो कि लगभग 90% पूरा हो चुका था उस टाइम पे उन्होंने B-2 बम्बर बरसाया था। यदि ये डेवलप करता है तो उसके आसपास के कंट्रीज भी डेवलप कर सकते हैं, तो अमेरिका के प्रभुत्व पर खतरा आ सकता है दोस्तों। चीन और रशिया का मैंने बताया, ईरान का झुकाव चीन और रशिया की ओर है, और अमेरिका इसे पश्चिम विरोधी दूरी मानता है, ये जो कि मैंने आपको बताया था। ये वाई यूएसए इंटरफेयरिंग के सारे कारण हो गए। अब यूएसए क्या कर रहा है वहां पे, बड़ी बात आ जाती है, यूएसए वहां पे क्या कर रहा है। तो यूएसए वहां पे 3-4 ऐसे उसकी नीतियां हैं जिसकी तहत वो वहां पे मास प्रोटेस्ट करवा रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि वहां के जो ईरान के अली खमनेई है, जो वहां पे सत्ता पे काबिज है, उन्होंने कहा है कि यहां पे जो भी प्रोटेस्टर्स हैं वो सभी के सभी अमेरिका के द्वारा फंड किए गए हैं दोस्तों। और एक वजह यह भी है कि वहां पे प्रोटेस्ट मास लेवल पे हो रहा है, क्योंकि उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इस सरकार का, यहाँ की गवर्नमेंट का, वहां पे सत्ता पे काबिज अली खमनेई का यही मानना है कि अमेरिका के द्वारा वहां के प्रोटेस्टर्स को
फंड किया जा रहा है। तो अमेरिका सबसे पहले तो क्या कर रहा है, वहां पे फंड कर रहा है, ये उनका मानना है। तो रीजन पहला, ईरान को या तो नष्ट करने के लिए, वहां पे सत्ता को एक आईना दिखाने के लिए, या फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए क्या कर रहा है, पहला टेरिफ की धमकी दे रहा है। यदि कोई दूसरा देश ईरान के साथ में करता है यदि व्यापार, तो उन पर टेरिफ लगाया जाएगा, जिससे कि देश इसे व्यापार नहीं करेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। जो इकोनॉमिक क्राइसिस अभी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और वहां के जो लोग हैं उस प्रोटेस्ट को और ज्यादा बड़ा कर लेंगे और वहां की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रखे हैं, वो कि और बढ़ा रहा है। दूसरा, क्योंकि वहां पे पूरी तरीके से इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया है, और फिर भी वहां पे विजुअल्स आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, वहां पे विजुअल्स आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि यूएसए बेस्ड एलोन मस्क की स्टारलिंक नाम से कंपनी सैटेलाइट जो इंटरनेट प्रदान करती है, वो अवैध रूप से वहां पे इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रही है, और उसके माध्यम से पूरी दुनिया पे सामने ये भयानक विजुअल्स आ रहे हैं, जिससे प्रोटेस्ट जहां पे भी हो रहे हैं, एक प्रोटेस्ट जहां पे हो रहा है उस दूसरी जगह पे उससे उनको बल मिल रहा है, और दूसरी जगह पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक ये सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस के थ्रू प्रोटेस्टर्स को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तीसरा, डायरेक्ट थ्रेट्स बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। ट्रंप के द्वारा सीधी धमकियां दी जा रही है। धमकी इस तरह से दी जा रही है कि यदि ईरान के प्रोटेस्टर्स को मार दिया जाता है या फिर उनको कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमारे द्वारा डायरेक्ट हमला किया जाएगा। क्या कहा है? ट्रंप सेज यूएस इज लॉक्ड एंड लोडेड इफ ईरान किल्स प्रोटेस्टर्स, कि अमेरिका ने पूरी तैयारियां कर ली है, यदि वहां पे प्रोटेस्टर्स को मारा जाता है तो अमेरिका वहां पे जाके हमला करेगा। मानवाधिकार का उल्लंघन वहां पे किया जाता है तो वहां पे अमेरिका हमला करेगा और वहां की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। दोस्तों, इस तरह से 3-4 चीजें ऐसी कर रहा है जो यूएसए वहां पे सत्ता को हटाने के लिए, फिर सत्ता को एक आईना दिखाने के लिए सारी चीजें कर रहा है। दोस्तों, ये स्टारलिंक कंपनी है, और ये मैंने आपको अभी बताया था वो है। ये अभी तक की सारी चीजें कि क्या घटित हुआ है, यूएसए की नीतियां क्या है, यूएसए पे क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, इंडिया पे क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, इसका कारण क्या रहा है, एक क्रोनोलॉजी क्या रही है, वो सारी चीजें, सारे जितनी भी बातें हैं वो काम आ सकती है। जो RAS इंटरव्यू है उनमें, यूपीएससी इंटरव्यूज में, IR के सब्जेक्ट्स में, जहां पे भी PCS कोई एग्जाम हो रहा है वहां पे कोई IR का सब्जेक्ट है जिसमें ये टॉपिक है, वहां पे काम आ सकता है। और एक जनरल नॉलेज के लिए काम आ सकता है कि एक व्यक्ति को कम से कम इतना पता होना चाहिए कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उसकी कंट्री में क्या हो रहा है और उसके बाहर क्या हो रहा है। उसका एक मोटा मोटा अंदाज यहाँ से लगाया जा सकता है, जिसके लिए मैं ये PDF भी बना के लाया हूँ, जिसमें आप देख सकते हो सारी चीजें लिखी हुई है। और ये PDF भी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर कर दूंगा। दोस्तों, ये यहां से हटके थोड़ी सी बात है कि मरिया कोरिना जो मचाडो वेनेजुएला की विपक्ष की एक नेता है, उनको हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि ओस्लो में दिया जाता है शांति का, और उसके अलावा जो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। उन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। तो एक बात आ जाती है, क्या नोबेल पुरस्कार को किसी और को सौंपा दिया जा सकता है? तो इसका जवाब मैं एक सीधा सीधा देना चाहूंगा कि नहीं। नोबेल पुरस्कार ना तो किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है, ना ही उस नोबेल की बुक है उसमें ये लिखा जाता है यदि किसी को दिया गया है कि भाई इसको दिया गया है, कभी भी उस पर नाम चेंज नहीं हो सकता है। इन्होंने मात्र अपनी ऐसा कह सकते हैं कि वेनेजुएला में, क्योंकि ये विपक्ष की है और ये चाहती थी कि वहां के प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए, और चूंकि ऐसा वहां ट्रंप महोदय ने ये कर दिया है, तो उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अपना आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने ट्रंप को प्रतीकात्मक रूप से ये दे दिया गया है। और ये संभव है, ये वैध है, ये गैर कानूनी नहीं है,
क्योंकि इतिहास में खूब सारे ऐसे नोबलिस्ट हुए हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, जिन्होंने अपने नोबेल जो मेडल है उसको नीलामी में दिया है दोस्तों, इसलिए संभव है। ये एक मैंने छोटी सी बात बताई आपको। अब क्या हो रहा है, अभी 1-2 दिन से क्या हो रहा है, तो अमेरिका ने ट्रंप ने ये बोला है, एक तो ये बोला है कि वहां पे प्रोटेस्टर्स को, क्योंकि क्या हो रहा है वहां पे भारी लेवल पर डेथ पेनल्टी दी जा रही है, तो अमेरिका ने अभी कहा है कि हम एक बार अटैक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ईरान ने हमारी बात मान ली है और वहां पे 800 लोगों को डेथ पेनल्टीज जो देने जाने वाली थी उनको एक बार उन्होंने रोक दिया है। इसके अलावा दुनिया में क्या प्रतिक्रिया आ रही है, दुनिया के लोग वहां पे रह रहे हैं, तो क्या किसी देश ने वहां से किसी को लेने के लिए या फिर वहां की एम्बेसी को खत्म करने के लिए बोला है या फिर वहां के लोगों को एडवाइजरी जारी की है, उसके बारे में आपको एक न्यूज लेके आया हूं जिसमें ऐसा कहा जा सकता है पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, वहां ने उनके जो लोग हैं उन्होंने अपने लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि वहां पे जितने भी अब उनके खुद के जो नागरिक हैं उनको देश में लौट जाना चाहिए। इंडिया ने भी अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें वहां के लोगों को कहा है कि आप वहां पे हो तो जल्दी से जल्दी वहां से निकल के अपने स्वदेश लौट जाएं। और ये एक संकेत कर रहा है, ये संकेत इस चीज के लिए कर रहा है दोस्तों कि वहां पे कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हमला किया जा सकता है, वहां पे कभी भी वॉर छिड़ा जा सकता है दोस्तों। तो कुछ एडवाइजरीज, कुछ न्यूज मैं आपको लेके आया हूं जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में आई थी कि ईरान यूज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टू डिस्टरप्ट स्टारलिंक एमिड नेशनल ब्लैकआउट। एक तो ईरान कोशिश कर रहा है कि स्टारलिंक के माध्यम से जो थोड़ा बहुत भी वहां पे इंटरनेट प्रदान किया जा रहा है उसको वो खत्म किया जाए। एक द हिंदू में एक न्यूज आई है कि द इंडिया प्लान्स टू इवैक्यूएशन ऑफ नेशनल्स फ्रॉम ईरान एज डेथ टोल्स हिट 2000। ईरान के अंदर रहने वाले लोगों को इंडिया के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि वहां पे जितने भी लोग हो तुरंत वहां से निकल कर आ जाएं, क्योंकि वहां पे डेथ टोल्स 2000, कहीं 3000, कहीं पे 3500 मास लेवल पर वहां पे डेथ पेनल्टी दी जा रही है। एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज आई है कि न्यूजीलैंड ने वहां की एम्बेसी को एक बार के लिए बंद कर दिया दोस्तों, वहां के स्टाफ को अपने घर पे बुला लिया गया है। अल जजीरा में एक न्यूज आई है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होल्ड्स इमरजेंसी मीटिंग ऑन डेडली ईरान प्रोटेस्ट। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसने भी एक तात्कालिक मीटिंग बुलाई है जिसमें ईरान का जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बारे में एक साझा विचार प्रस्तुत किया जाए, उसके ऊपर एक राय बनाई जाए और उसके लिए सैंक्शंस या जो भी तरीके होते हैं उसके द्वारा वहां पे प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उनको एक सलाह दी जाए जिससे कि लोगों को पेनल्टीज, डेथ पेनल्टीज नहीं दी जाए। ये सारी चीजें द वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है तेहरान लीडर्स वायरिंग ह्यूज सम्स ऑफ मनी आउट ऑफ ईरान, कि तेहरान के अंदर जितने भी बड़े बड़े वहां के लीडर हैं वो वहां की मनी को ईरान से निकाल कर बाहर ले जा रहे हैं दोस्तों। और ऐसा एक क्या होता है कि ऐसा सिनेरियो जब बनता है जब एक बड़ा वॉर सीन क्रिएट हो, तो हो सकता है वहां के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको ये लग रहा हो कि यहां पे वॉर होने वाला है, इसलिए उससे पहले ही यहां से पैसा निकाल रहे हैं और विदेशों में भेज रहे हैं जिससे कि वो आगे की जिंदगी अच्छे से जी सके। ये सारे संकेत क्या कर रहे हैं, वो सभी ये चीजें बोल रही है, वो सभी ग्लोबल न्यूज़पेपर की हेडलाइंस ये बोल रही है कि वहां वॉर कभी भी हो सकता है। हो सकता है वो 2 दिन में हो सकता है वो 5 दिन में हो, लेकिन वॉर होने का चांस बहुत ज्यादा लग रहा है दोस्तों। कुछ और हेडलाइंस हैं। अर्जेंट इवैक्यूएशन एडवाइजरी मैंने आपको बताया। यूरोप में इटली, जर्मनी, पोलैंड एंड स्पेन हैव ऑल अर्ज्ड देयर सिटीजन्स टू इमीडिएटली कि वहां के जितने भी ईरान में जो पोलैंड के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं या फिर अपन ऐसा कहेंगे इटली के लोग हैं, उनको वहां के देश ने एडवाइजरी जारी की है कि वहां से जल्दी निकल जाइए, यहां पे वॉर कभी भी हो सकता है। ये सारे वॉर के साइंस है दोस्तों। इस तरह से मैंने आपको ये सारी चीजें बताई दोस्तों। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल्स पे आए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगा कि हमारे चैनल्स पे आगे क्या क्या होने वाली है चीजें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जो हमारा द प्लिंथ सिविल्स नाम से प्लेटफॉर्म है, प्लिंथ सिविल्स जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे कुछ आरएस प्री के लिए किया जाएगा, कुछ आरएस मेंस के लिए किया जाएगा और कुछ इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए किया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए हम ला रहे हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उनके पीवाईक्यूज बहुत जल्दी ये लाने वाले हैं, जिससे कि एक समझ विकसित हो सके। और जो आरपीएससी अभी जिस समय जिस मोड में चल रही है, उस तरह के क्वेश्चन यदि अदर स्टेट पीसीएस में यूपीएससी में पूछे गए हैं तो उस तरह के क्वेश्चन यहां पे लाया जाए और आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे आपके सामने एक बड़ा ग्रंथ हो जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हो, जिससे आपको समझ में आए कि पीसीएस जो एग्जाम्स होते हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसके अलावा खुद के द्वारा बनाए गए एमसीक्यूज, जब इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा तब आपको इकोनॉमिक सर्वे यहां पे करवाया जाएगा दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे करवाया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे यहां पे करवाया जाएगा। चौथा, हम डिसाइड कर रहे हैं वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जाएगी। ये प्रीलिम्स के लिए किया जाएगा दोस्तों। तो बात आती है मेंस के लिए क्या किया जाएगा। तो मेंस के लिए जैसे मैं अभी आपको इससे पहले एक वेनेजुएलन क्राइसिस के बारे में बताया था, आज मैंने ईरान प्रोटेस्ट के बारे में बताया, इस तरह के खूब सारे टॉपिक लाए जाएंगे। और एक जैसे मैं हिस्ट्री साइड में पढ़ा रहा हूं, तो हिस्ट्री में आपको वो सब भी उपलब्ध कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा जिसके थ्रू आपकी समग्र तैयारी हो सके, जिसमें आपका प्री भी हो सके, जिसमें आपका मेंस भी हो सके, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स लाए जाएंगे, आईआर लाया जाएगा और हिस्ट्री लाया जाएगा, इस तरह से और भी बड़े सब्जेक्ट हैं वो सभी यहाँ पे लाए जाएंगे दोस्तों। इंटरव्यू के लिए क्या किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए इस तरह के जो मैंने आज सेशन लिया है, इससे पहले एक सेशन लिया था वेनेजुएलन क्राइसिस पे, वो सारी चीजें इंटरव्यू के लिए की जाएगी। इसकी अलग अलग प्लेलिस्ट रहेगी। आप प्रीलिम्स यदि कर रहे हो तो आपको प्रीलिम्स के टॉपिक्स वहां पे मिल जाएंगे, मेंस यदि आप वहां पे कर रहे हो तो मेंस के वहां पे टॉपिक मिल जाएंगे, और इंटरव्यू के लिए यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंटरव्यू के लिए टॉपिक्स वहां पे मिल जाएंगे दोस्तों। ये हमारी आगे की प्लानिंग है। आप यहां तक आए उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।